हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। अभी हम लोगों ने चैप्टर 2 में से, चैप्टर 2 कौन सा था? पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाला चैप्टर। चैप्टर 2 में हम लोगों ने पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा, उसके कुछ क्वेश्चंस भी किए प्रीवियस लेक्चर में। आज हम लोग करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर का। सेकेंड चैप्टर मीन्स दिस लेक्चर 2। लेक्चर 2 में क्या होगा? कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। देन अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोगों को आज कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ना है, कैपेसिटर क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है, उसकी ग्रुपिंग कैसे होती है। इसमें मुझे लगता है 2 लेक्चर लगाने पड़ेंगे क्योंकि ये टॉपिक तो बहुत छोटा है। मैं अभी 15 मिनट्स में टॉपिक खत्म कर दूंगा। इंपॉर्टेंट क्या है? उनके एप्लीकेशंस। तो देखते हैं क्या होता है आज। इसमें क्या होता है? कैपेसिटर्स। सबसे पहले बहुत बेसिक सी चीज़ है, कैपेसिटर होता क्या है? मतलब ये सुनने की बात ऐसी है कि तुम सबने सुना होगा, बहुत कॉमन है कि कैपेसिटर क्या होता है, बट एक्चुअल में सच बताऊं तो बहुत कम बच्चे हैं, बहुत कम लोग हैं जो इसको डिफाइन कर पाते हैं कि कैपेसिटर होता क्या है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मतलब मैं बता दूं बहुत बड़ी बात है, नहीं, बस हम वो चीज़ जानते नहीं हैं। ठीक है, तो कैपेसिटर कोई भी वो ऑब्जेक्ट हो सकता है जो चार्ज स्टोर कर सकता है। ध्यान रखना, कैपेसिटर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो चार्ज स्टोर करे। चार्ज स्टोर करने का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है, वो कैपेसिटर है। एग्जांपल के लिए हमारे पास बैटरीज होती हैं, वो कैपेसिटर है। ठीक, बैटरीज होती हैं, तो बैटरी में कोई भी बैटरी, ठीक है, हर बैटरी का यही काम है, चार्ज स्टोर करना एंड दैट स्टोर्ड चार्ज को सप्लाई करना, मतलब एनर्जी स्टोर करके एनर्जी सप्लाई करना। तो वो होता है कैपेसिटर। और कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर और सप्लाई होती है, ठीक, उस एनर्जी स्टोर और सप्लाई के बारे में जानने से पहले हमें यह जानना होता है कि कैपेसिटर किस किस तरीके से काम करता है, कैपेसिटर किस तरीके से उनको हम कनेक्शन करते हैं, वो सारी चीज़ें। मतलब मैं बहुत ज़्यादा इस लेवल ऑफ इंजीनियर्स नहीं कह रहा, मैं सिर्फ बेसिक बच्चों के लिए 11th-12th वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ जो 12th में बोर्ड देने वाले हैं। तो उस पर अब यहाँ पर हम लोग आगे चलते हैं कि कैपेसिटर में क्या क्या हमें देखना है। सबसे पहले मैंने लिखा है कि कैपेसिटर क्या होता है। मैंने बताया कोई भी ऑब्जेक्ट जो चार्ज स्टोर करता है वो कैपेसिटर है। अब यहाँ पर मैंने इसको डिफाइन किया है कि कैपेसिटेंस क्या है। तो उस कैपेसिटर की एबिलिटी, जो कितने चार्ज को स्टोर कर सकता है, दैट इज देयर कैपेसिटेंस। मतलब कैपेसिटर हो गया ऑब्जेक्ट और कैपेसिटेंस हो गई उसकी प्रॉपर्टी कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। देन द एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू स्टोर an electric charge, or it is the ratio of the charge in is the ratio of the change in electric charge in the system to the corresponding change in potential. चलो ये थोड़ा सा हमें ये लग रहा है कि ये देखते हैं, पेन लेते हैं। ओके, तो इसमें पोटेंशियल, ये तो चलो ठीक है, अभी देखेंगे कि क्या होता है। पोटेंशियल का मतलब दिमाग में रखना अभी हम लोगों ने पढ़ लिया, मैंने बताया भी है प्रीवियस लेक्चर में। पोटेंशियल मतलब वोल्टेज होता है। आगे समझते हैं। चेंज इन चार्ज। चेंज इन चार्ज का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ऑब्जेक्ट पे कोई चार्ज है। इंपॉर्टेंट चेंज मेरे कहने का ये मतलब था कि इनिशियली इन जनरल ऑब्जेक्ट्स आर न्यूट्रल। क्लियर? ऑब्जेक्ट्स आर न्यूट्रल, दैट मीन्स कि उस ऑब्जेक्ट न्यूट्रल होने के बाद उसमें कुछ चार्ज हम अगर बढ़ाएंगे, या कुछ चार्ज बढ़ाने का मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा या फिर उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, उसको चेंज कहा मैंने। दैट चेंज इन चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है V। अब क्या है चेंज इन चार्ज? मतलब Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q इज इक्वल टू CV। प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, दैट कांस्टेंट इज C। C क्या है? C इज कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। अब यहां पर अगर मैं C देखूं तो दिस इज Q अपॉन V। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए कि कैपेसिटेंस जो होता है दैट इज Q इज इक्वल टू CV होता है। एट C की बात करें तो Q बाई V होता है। ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस दैट इज फराड, FARAD, फराड। तो कैपेसिटेंस फराड ये कैसे बना? अब देखो, अगर यहां से देखो, यूनिट्स बहुत ज़्यादा तो याद नहीं किया जा सकता, इवन मुझे भी याद नहीं है,
बट क्या होना चाहिए, हमारे पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए, हम यूनिट डेवलप कर ले खुद को। तो फराड, जैसे फराड तो है ये, मान लो किसी साइंटिस्ट का नाम होता है जिन्होंने ये चीज़ डेवलप करी है, तो उनके नाम पे ये हो जाता है। बट एक्चुअल यूनिट अगर हम देखें तो यहाँ पर दिस इज कूलम, यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो फराड क्या होगा, फराड को हम लोग कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, और फराड जो होगा वो क्या हो जाएगा, कूलम पर वोल्ट, दिस इज फराड। क्लियर है, इसी को फराड कहते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं किसमें। अब क्वेश्चन कई बार ये कोई पूछ ले कि 1 फराड क्या है, ध्यान से समझना, 1 फराड क्या है। तो 1 फराड क्या है का मतलब ये तो हमें पता है, C फराड होता है। अब C में 1 फराड का मतलब यहां पर अगर मैं 1 कूलम करूं और ये 1 वोल्ट कर दूं तो C की वैल्यू 1 हो जाएगी, देखो इस तरीके से। तो अगर इसको डिफाइन करना है व्हाट इज 1 फराड, दैट मींस व्हाट, अगर हम लोग 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस किसी कैपेसिटर पे अप्लाई करते हैं, ध्यान से 1 वोल्ट का कैपेसिटर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम अप्लाई करते हैं किसी कैपेसिटर पे, तो उस पे अगर 1 कूलम का चार्ज डेवलप होता है। क्लियर है, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के बाद अगर किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी कैपेसिटर पे 1 कूलम का चार्ज इंड्यूस हो जाता है, दैट मीन्स कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो 1 फराड का एक कैपेसिटर है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। ऐसे तुम लोग बचपन में मीन्स 9th-10th में भी करते आ रहे होगे कि 1 एम्पियर क्या होता है, ये सब चीज़ें करते थे हम लोग। तो ठीक है, तो ये होता है 1 कूलम। अब कैपेसिटेंस का जो सिंबल क्या होता है, दिस इज, ये है फिक्स्ड कैपेसिटेंस, और इस पर अगर एरो लगा दिया मैंने तो ये हो जाता है वेरिएबल कैपेसिटेंस। जिस तरीके से याद होगा, जिस तरीके से आप लोग इसको सिंबलाइज करते थे, रियोस्टेट कहते थे इसको, उस तरीके से ये भी होता है। ठीक है, अब इसकी बात हम लोग करते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। अब किसी स्फीयर में, स्फीयर की जरूरत अभी पड़ेगी। 2 तरीके के देखो कैपेसिटर कई तरीके के होते हैं, मैं पहले आपको बता दूं। कैपेसिटर में पैरेलल प्लेट होता है, स्फेरिकल होता है, शेल होता है, सिलेंड्रिकल होता है, बहुत सारे टाइप के कैपेसिटर्स हम बना सकते हैं। तो जिसमें मैं आपको यहाँ पर, अभी मैं सारी कैपेसिटर्स बताऊंगा, उसके लिए अलग लेक्चर बनाना पड़ेगा मुझे, बट अभी मैं बियॉन्ड सिलेबस नहीं जा रहा। अभी हमारे पास क्या है, हमें स्फेरिकल पढ़ना है और हमें पढ़ना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये दोनों पढ़ने के लिए स्फीयर का पता होना जरूरी है कि एक स्फीयर में जो पोटेंशियल होता है, ध्यान से समझना, पोटेंशियल, वेरिएशन ऑफ अ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू आर इन एन आइसोलेटेड चार्ज्ड स्फीयर। चलो मैं इस लाइन को कंप्लीट कर रहा हूं। आइसोलेटेड चार्ज स्फीयर में अगर चार्ज स्फीयर का मतलब इस पर चार्ज किया मैंने Q, ध्यान से समझना, ये है Q। Q चार्ज अगर मैं करता हूं तो जो इस पे पोटेंशियल होता है, आपको पता है कि यहां पर जो पोटेंशियल होता है, प्रीवियस लेक्चर में हमने पोटेंशियल की बात की थी, यहां पर जो पोटेंशियल होता है वो होता है K Q/R सरफेस पे, और इतना पोटेंशियल अंदर हर जगह होता है, दैट V, here V, here V, here V, there is everywhere the net potential will be same। किसी भी पॉइंट पे कंडक्टिंग स्फीयर है, उसके ऊपर जो चार्ज स्टैब्लिश्ड है उसके अंदर हर जगह पोटेंशियल सेम रहता है, और वो कितना होता है, वो इतना होता है, मतलब पोटेंशियल ऑन द सरफेस। तो सरफेस के बराबर अंदर पोटेंशियल हर जगह होता है। तो ये हो गया कंडक्टिंग स्फीयर का कॉन्सेप्ट। अब इसका एक ग्राफ भी पूछा जाता है, मान लो ये बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए भी। तो ग्राफ अगर पूछा जाता है तो KQ/R का मतलब क्या हो गया, K, चलो मैं K को अलग लिख देता हूं, दैट इज KQ/R स्मॉलर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये है हमारे पास, ये हो गया हमारे पास पोटेंशियल किसका, स्फीयर का। सरफेस पे कह लो, उसके अंदर कह लो, उसके सेंटर पे कह लो, हर जगह बराबर टिल सरफेस। सरफेस के बाहर जैसे ही हम जाते हैं R के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो ये देखो, ये इस तरीके का ग्राफ बनेगा, दिस इज V स्फीयर एंड दिस इज कैपिटल R। कैपिटल R इज व्हाट, चलो कैपिटल R ले लेते हैं हम लोग, इसका रेडियस। तो ये जो R है, अगर R इज इक्वल टू R हुआ, समझो बात को, R इज इक्वल टू R होगा तो पोटेंशियल इतना होगा। R जो होगा वो लेस देन अगर R होगा
तो भी पोटेंशियल इतना ही होगा। देखो यहाँ से यहाँ तक सीधी लाइन आई है, और इसके बाद अगर हम लोग कुछ करेंगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से जो पोटेंशियल होता है वो KQ/R होता है। उसके सरफेस, उसके इनसाइड, बाहर चेंज होता रहता है, डिक्रीज होता है विथ रिस्पेक्ट टू R। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। यहां पर मैंने दिखाया है आपको कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर में, दैट इज स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कैपेसिटर एक ही बात है। इस पर अगर मैंने चार्ज पूरा प्लेस किया, मान लो Q, समझना कैपिटल R है, प्लेस किया Q, तो हमें पता है कि Q/V होता है C, और V हम लोगों को मालूम है, दिस इज व्हाट, V क्या होता है, V हमारे पास होता है KQ/R। तो अगर मैं यहां पर पुट करूं तो ये बन गया, और K क्या था, K आपको पता है, K इज इक्वल्स टू है 1/4πε0। तो इस तरीके से हमारा जो कैपेसिटेंस बना वो C का ऐसा बना। इफ कैपेसिटर, देखो फराड हम लोगों ने कहा कि फराड क्या होता है, फराड एक यूनिट है किस चीज़ की, कैपेसिटेंस की। तो फराड क्या होता है, तो अगर मैं कहूं कि 1 फराड का अगर कोई स्फीयर हम लोग देखें, तो 1 फराड का जो स्फीयर होगा, दैट स्फीयर इज द लार्जर देन द अर्थ। समझो, थोड़ा सा समझना है कैसे। तो देखो इसकी वैल्यू हम लोगों को मालूम है। मैं 1 फराड के बारे में बता रहा हूं कि 1 फराड एक कितना बड़ा यूनिट है। आई डोंट नो, छोटा यूनिट बनाना चाहिए था, बट इन्होंने उसके पहले माइक्रो, मिली एंड नैनो, पिको लगाना शुरू कर दिया। बट देखते हैं, 1 फराड तो हम लोग ले ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि 1 फराड का कैपेसिटर बनाना ही पॉसिबल नहीं है। तो देखो क्या है, C इज इक्वल्स टू, ये आ गया फॉर स्फीयर। अब सोचो कि इस स्फीयर का रेडियस क्या है, तो मैं R इज इक्वल टू लिख सकता हूं, दिस इज C/4πε0 फ्रॉम हियर। C हमें पता है, और 1/4πε0 इतना होता है, ये हमें पता है। 1 इंटू दिस, तो कितना मीटर हो गया, इतना। तो रेडियस सोचो यहां पर आ गया, मतलब 1 फराड का अगर कैपेसिटर है तो उसका जो रेडियस होना चाहिए वो होना चाहिए 9 इंटू 10⁹9 मीटर, इतना होना चाहिए एज कंपेयर टू दिस। अब यहां पर रेडियस ऑफ अर्थ आपको पता होगा, दिस इज 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। यहां पर देख रहे हो 10⁶ एंड 10⁹9। अप्रॉक्सीमेट अगर हम 1 फराड का कैपेसिटर बनाना चाहें स्फीयर में, तो हमें उसका साइज लेना होगा ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स ऑफ द स्फीयर। बात समझ में आ रही है? एक स्फीयर के 1000 टाइम्स। ये आपको पता होगा कि 7 टाइम्स बड़ा तो सन है, तो हमारा तो पूरा सोलर सिस्टम ही आ जाएगा उस एक 1 फराड के कैपेसिटर में। क्लियर है ना? तो इतना साइज बनाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए 1 फराड एक बहुत बहुत बड़ा यूनिट है। तो 1 फराड हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते। तो 1 फराड के लिए, अब फराड को छोटा करने के लिए देखो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी कि जैसे हम लोग कहते हैं कि एग्जाम्पल ले लो, जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि यू नीड 1 kg। 1 kg मीन्स वॉट, 1 किलोग्राम। किलो का मतलब होता है 1000। तो हम कई जगह कहते हैं कि हमें 1 किलो कोई सामान दे दो, ये सामान 1 किलो दे दो। तो सामान 1 किलो देने का मतलब हम लोग उससे 1 किलोग्राम की बात नहीं कह रहे हैं, हम लोग उसके नंबर्स की बात कर रहे हैं। 1 kg, सपोज आलू दे दो 1 kg, तो 1 kg आलू इज राइट, 1 किलोग्राम आलू दे दो, दैट इज फाइन। बट 1 किलो आलू दे दो, दैट मीन्स वॉट, 1000 पोटैटोज यू नीड एक्चुअली, राइट? तो 1 किलो, किलो एक नंबर है, ये बड़े नंबर है किलो। अब आजकल के स्मार्ट बच्चे हैं, उन्हें पता है दैट इज किलो। किलो के बाद केबी, एमबी में अगर मैं आऊं तो तुम सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि केबी क्या है। केबी इज किलो बिट्स, बाइट मत कहना, बाइट गलत वर्ड है, किलो बिट्स। एंड देन मेगा बिट्स, एमबी, केबी एमबी, देन जीबी गीगाबिट्स, देन उसके बाद आप लोग आते हैं टीबी पे, टेराबिट्स, टेराबिट्स के बाद आप लोग आते हैं पेटाबिट्स। तो ये सारी चीज़ें हैं, चलो वो तो सुपर कंप्यूटर्स की बात हो जाएगी, हम लोग उतना उस लेवल पे नहीं जाते। अब ये चीज़ें बड़ी होती हैं तो अब छोटे की बात करते हैं। छोटे में क्या होता है, मिलीग्राम, ठीक, mg, मिलीग्राम हम लेते हैं। मेडिसिन मिलीग्राम की होती है, कितने mg का टैबलेट लेना है, दैट इज देन मिलीग्राम। मिली के नीचे आते हैं, दैट इज माइक्रो। तो चलो मैं यहाँ पर वो चीज़ें सिंबल आपको बता देता हूँ। दिस इज मिली,
मिली मीन्स 10⁻³ उसके बाद आता है माइक्रो, माइक्रो में म्यू यूज़ किया जाता है 10⁻�6, उसके बाद आता है नैनो 10⁻⁹ और उसके बाद आता है पीको 10⁻⁵, सॉरी इट्स रॉन्ग, 10⁻⁻12 10⁻⁻12 और उसके बाद पीको के बाद आता है दैट इज फेम्टो। फेम्टो में आता है 10⁻⁻15। इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं, मतलब चलो ठीक है, यहाँ तक आपको दिमाग में ये चीज़ें रखनी पड़ेंगी सारी। क्लियर है? तो फराड, 1 फराड बहुत बड़ा यूनिट हो जाता है, तो हमें उसको यूज़ करने के लिए हमें माइक्रो, नैनो और पीको, ये तीनों कॉमन यूनिट्स यूज़ किए जाएंगे। तो आप लोग देखेंगे कि यूनिट ऑफ कैपेसिटर, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस की जब हम लोग बात करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि कहीं आपको माइक्रो फराड में मिलेगा, कहीं आपको पीको फराड में मिलेगा, सबसे ज़्यादा इन दोनों को मिलेगा, कहीं आपको नैनो फराड मिलेगा। ये 3 यूनिट्स आपको देखने को मिलेंगे। दैट इज, तो एक आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटेंस क्या होता है? दिस। ठीक है, ये याद रखना, इस पे क्वेश्चंस होंगे, ये चीज़ें याद रखनी है आपको। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि गॉस लॉ के एप्लीकेशंस, ठीक है, ध्यान से समझना, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ में हम लोगों ने एक एप्लीकेशन किया था जिसमें हमने देखा था कि एक सिलेंडर इंसर्ट कर रहे थे हम लोग, और सिलेंडर इंसर्ट कर रहे थे यहाँ से ऐसे, और उसमें क्या था कि ये पूरा चार्ज था, ये पूरा चार्ज था, और इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था इधर E और E। तो हमारा जो रिजल्ट आया था फाइनली किसी शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बस आपको रिकॉल कर रहा हूं मैं ताकि यहां पर अप्लाई कर सकूं। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, E आया था σ/2ε0, ये आया था, ये आपको याद होगा। नहीं याद है तो आप लोग चैप्टर 1 का लास्ट लेक्चर देख लेना, उसमें आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो σ/2ε0 होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, किसी भी शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड होता है वो σ/2ε0 होता है। अब इसमें क्या है कि अब अगर एक प्लेट की बात करें तो आपको पता है कि यही चीज अगर एक नेगेटिव प्लेट में ले लेता तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हो जाता, देखो, और ये जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होता तो वो तो उतना ही रहता σ/2ε0। नेगेटिव में अट्रैक्टिव मोड में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और पॉजिटिव में रिपल्सिव मोड में। तो ये इसमें क्या है, अगर ये चीजें हम देखें तो अब जब हम कैपेसिटर की बात करते हैं तो कैपेसिटर क्या होता है, एक प्लेट पे पॉजिटिव और एक प्लेट पे नेगेटिव चार्जेस डेवलप होते हैं जब हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो जैसे मान लो यहां पर मैंने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिखाया आपको, इस पैरेलल प्लेट में क्या है कि इस तरीके से है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बीच में देखा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना जरूरी है, बीच में कैसे करना है, पॉजिटिव की वजह से बाहर की तरफ, ध्यान से देखो, पॉजिटिव की वजह से बाहर की तरफ, नेगेटिव की वजह से अंदर की तरफ, तो फाइनली दोनों तो सेम डायरेक्शन में हो गए। तो मतलब ये जो अमाउंट मैंने नेगेटिव के लिए और ये जो अमाउंट मैंने पॉजिटिव के लिए दिखाया था, दैट मस्ट बी एडेड। ओके, तो ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देखना है, हम लोग बीच की बात करते हैं। तो हमारे लिए ये था पोजीशन 1, ये था पोजीशन 2 और ये था पोजीशन नंबर 3। तो 1 और 3 तो देखना नहीं है, हमें 2 की बात करनी है। तो 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, σ/2ε0, σ/2ε0 एंड फाइनली σ/ε0, हाफ हाफ मिलके 1 हो गए एंड दिस इज हियर। तो V जो बना हमारा, दैट इज, ये एक कॉन्सेप्ट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E इंटू डी का एक रिलेशन होता है। मैं आपको एक उस चीज को दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से हम लोग कह सकते हैं। तो मैं यहां पर एक चीज और बता दूं, रिलेशन बिटवीन E एंड V। अब देखो, जस्ट फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगा, E की वजह से कोई पॉइंट है, जैसे यहां पर मान लो कोई पॉइंट चार्ज है, R डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, KQ/R², और यहीं पर V क्या होगा, KQ/R। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसी डिस्टेंस में E और V में जो रिलेशन बना, दैट इज V इज इक्वल टू E इंटू R, दिख रहा होगा आपको,
देखो इसमें अगर एक आर में मल्टीप्लाई कर दूं तो ये v बन जाएगा। क्लियर है ये बात? तो यहां पर E और R का जो रिलेशन बना E इंटू आर, ये चीज यहां पर हमें देखने को मिलेगी कि किस तरीके से हम लोग यूज करने वाले हैं। तो आते हैं नेक्स्ट पेज पे, ये चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा वहां पे। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अच्छा यहीं पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इस चीज को दूसरे तरीके से भी, ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए कि v इज इक्वल टू ई इंटू आर होता है। तो अब इस चीज को मैं रिजॉल्व करता हूं। अब देखिए यहां पर इस प्लेट का प्लेट एरिया A है और इनके बीच का सेपरेशन D है। प्लेट एरिया A, इनका एरिया A और इनके बीच का सेपरेशन D यहां पर गिवन है। अब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स V हमने अप्लाई कर रखा है। ध्यान से समझो, V अप्लाई कर रखा है। अब क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू E इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी इंटू आर निकाला था हम लोगों ने, V इज इक्वल टू E इंटू आर, यह भी रिलेशन हम लोगों ने देखा। तो ये हो जाएगा E इंटू डी। अब जो V होगा दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कैसे देख चुके हम लोग, कहां पर, यहां पर है। कैसे आया था ये मैंने बताया था, दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब सिग्मा क्या होता है आपको पता है, सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट सिग्मा इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन एरिया। डन है। यहां पर अगर टोटल चार्ज Q है और एरिया A है तो इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी एक पे यहां पर हो जाएगी प्लस सिग्मा और यहां पर हो जाएगी माइनस सिग्मा। दोनों की अपनी अपनी चार्ज डेंसिटी होगी दोनों प्लेट्स की। तो यहां पर मैं यहां पर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट यहां पर पुट करता हूं। सिग्मा की सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, सिग्मा को मैं पुट कर देता हूं यहां पे। यस, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। अब थर्ड में हमें लेना है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है। तो Q अपॉन V हमारे पास क्या आ गया, हम डायरेक्ट V पुट कर देते हैं दिस। देखो आप लोग, V हमारे पास ये था ऑलरेडी, ये पुट किया हम लोगों ने। देन C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ गया, एंड देन सिग्मा को मैंने लिखा Q बाई, चलो यहाँ पर थोड़ा सा ये एक स्टेप मैं ऊपर करके दिखाता हूँ। एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा को हो गया Q बाई A इंटू डी नीचे और ऊपर Q यहाँ पर था। इसी को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। ये Q से ये Q कैंसिल हो गया और A ऊपर चला गया, तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया। तो C हमारा बना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए इस तरीके से अगर है, सेपरेशन D है। 3D में अगर मैं बनाने की कोशिश करूं, ये हमारा प्लेट है, इनका एरिया अगर A है तो जो C बनेगा दैट इज एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। आई डोंट थिंक एप्सिलॉन नॉट बताने की जरूरत है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम होता है, जिसकी अपनी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 रेज़ टू पावर -12। अब ये चीज है यहाँ पे, दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। पैरेलल प्लेट कर लिया हमने, स्फेरिकल कैपेसिटर कर लिया, दोनों के फॉर्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए, एक ये और एक वो। अब हम लोग आगे समझते हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स में क्या होगा, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर में दो टाइप की ग्रुपिंग होती है। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि सीरीज और पैरेलल, ये आपको पता है, मुझे मालूम है ये आप लोगों को पता है, बट सीरीज और पैरेलल में हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले ये सीरीज हो गया। सीरीज में क्या होता है, इस तरीके से हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहली बात, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। इसमें क्या है, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यहां क्यों नहीं चल रहा, ओके सॉरी। ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें क्या है, ध्यान रखना, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब पहले समझ लो, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव से कनेक्टेड, अगेन नेगेटिव पॉजिटिव से, अगेन पॉजिटिव नेगेटिव से, ये ऑल्टरनेटिवली कनेक्टेड होते हैं। और दूसरे तरीके से समझने के लिए सोचो तो यहां से सिर्फ एक लूप बन सकता है, दूसरा कोई रास्ता जब तक नहीं मिलता तब तक हम लोग ये कहते हैं, मतलब एक कैपेसिटर यहाँ है, दूसरा कैपेसिटर यहाँ है, मतलब यहाँ से इस तरीके से जा रहे हैं हम लोग और हमें कोई दूसरा जंक्शन नहीं मिल रहा, तो ये सीरीज है।
अगर यहाँ पर एक जंक्शन में इधर करके कैपेसिटर यहाँ कनेक्ट कर देता तो अब ये सीरीज नहीं रहा। क्लियर है? तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब होता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दूसरा कोई पाथ ऑफ ट्रेवल ना हो, तो वो हम लोग कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में याद रखना है नोट, सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज विल बी सेम ऑन ईच कैपेसिटर। कैपेसिटेंस कुछ भी करो, बड़ा छोटा कोई भी कैपेसिटर हो, अगर सीरीज में कनेक्ट करते हो तो सब पे चार्ज सेम रहेगा। तो यहाँ पर ईच कैपेसिटर चार्ज विल बी सेम, बट वोल्टेज कैन बी डिफरेंट। वोल्टेज डिफरेंट हो सकता है, कैन बी मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अगर सेम टाइप के कैपेसिटर्स रहे तो वोल्टेज भी सेम हो जाएगा, लेकिन अलग अलग होंगे तो वोल्टेज डिफरेंट होगा। चार्ज सबका सेम है तो मैं लिख सकता हूँ Q/C1, Q/C2, Q/C3, V इज इक्वल टू Q/V, Q/C हमने पढ़ा अभी, तो ये हम लोग लिख सकते हैं दिस इज। और इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि एक ही कैपेसिटर ऐसा हो जो इतना चार्ज डेवलप कर दे, अपने ऊपर इतना चार्ज स्टोर कर ले। तो यहाँ पर मैंने C इक्विवेलेंट बनाया कि अगर टोटल चार्ज इनका Q बना तो यहाँ पर Q चार्ज एक ही कैपेसिटर स्टोर करने लग जाए। तो यहाँ पर प्लस Q और माइनस Q इस पे आ गया, और जो इस पे तीनों को मिला के इन्होंने प्लस माइनस Q निकाला है बैटरी से, उतना ही चार्ज एक ही कैपेसिटर उसमें से ड्रॉ कर ले। दैट इज इक्विवेलेंट मीन्स। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, तीनों का अलग अलग पोटेंशियल हो गया, Q/C पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अभी अभी हमने Q इज इक्वल टू CV पढ़ा था, तो यहाँ पर Q/C इक्विवेलेंट के लिए हो गया। अब ये पता है, आपको पता होना चाहिए कि वोल्टेज सीरीज में बट जाता है, मतलब वोल्टेज सीरीज में डिवाइड होता है। तो अगर यहाँ पर मान लो 12 वोल्ट आपने लगाया, एग्जांपल के लिए समझना, 12 वोल्ट लगाया तो 2 वोल्ट 6 वोल्ट और 4 वोल्ट, टोटल 12 होना चाहिए। 2 4 6 इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों का पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तीनों का वोल्टेज अगर ऐड करेंगे तो V होना चाहिए दिस। अब इनकी जगह पे मैं इनकी वैल्यूज पुट करूंगा। अब Q कैंसिल आउट हो गया और फाइनल रिजल्ट जो हमारा बना ये बना। ठीक है, तो जो सीरीज में होता था रेजिस्टेंस में 10th क्लास में, वो अब यहां पर पैरेलल में ग्रुपिंग में दिखेगा आपको। ठीक है, अब मैं इसमें से एक शॉर्ट ट्रिक दे दूं आपको। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि इफ टू कैपेसिटर्स, इफ टू कैपेसिटर्स ओनली, तो क्या हो जाएगा, दिस इज C1 C2, C1 C2 हो जाएगा। अब C1 C2 में क्या होगा, दैट C1 C2 मीन्स, अब 1/C अगर मैं लिखूं, दोनों का मिला के मुझे एक ही बनाना है, मान लो C बनाना है, तो 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो इसको अगर हम करें तो 1/C इज इक्वल टू LCM C1 C2, और इधर हो गया C1 प्लस C2। और इसको अगर मैं इधर उधर करूं तो फिर क्या हो जाएगा, दैट C इज इक्वल टू, मैं रेसिप्रोकल ले रहा हूं, C इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो इसका मतलब क्या बना, हम लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट अपॉन सम करने वाले हैं अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है सीरीज में। ध्यान रखना, सिर्फ 2 के लिए एप्लीकेबल है, 3 के लिए ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। 3 के लिए अलग कैलकुलेशंस होंगी, 3 के लिए अलग बेनिफिट्स होंगे, बट यहां पर 2 के लिए तो हम एक काम कर सकते हैं। हम लोग अगर 3 आता है मान लो, तो 2 का प्रोडक्ट अपॉन सम किया, एक बना लिया, देन उस एक का थर्ड वन के साथ प्रोडक्ट अपॉन सम किया, दूसरा बना लिया, फाइनली रिजल्ट हमारा आ गया। तो ये बहुत काम आता है अगर आपके पास सिर्फ 2 ही कैपेसिटर सीरीज में हो। तो 3 हो 4 हो तो उसमें से भी कोई भी 2 उठा के एक बना लो, फिर उसके बाद दूसरे का बना लो। तो इस तरीके से मैं अभी एक एग्जांपल दिखा देता हूं आपको, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ओके, चलो एग्जांपल, इस पे एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो कि 3 कैपेसिटर लिया मैंने। 3 कैपेसिटर लेने के लिए मैं एक काम करता हूं, दैट इज 12 माइक्रो फराड। यूनिट आपको माइक्रो नैनो पिको इसमें मिलेगा। दैट माइक्रो नैनो पिको आर जस्ट नंबर्स जो इस चीज को छोटा करेंगे। हमारा कैपेसिटर बहुत बड़ा होता है, फराड बहुत बड़ा होता है एक्चुअली। 12 माइक्रो फराड, इसको ले लेता हूं मैं मान लो 4 माइक्रो फराड, और इसको ले लेता हूं मैं मान लो 6 माइक्रो फराड। देखो इन तीनों को मुझे सॉल्व करना है, इक्विवेलेंट बनाना है इनका। तो मैं एक काम कर सकता हूं, या तो कर सकता हूं 1/12 प्लस 1/4 प्लस 1/6 दैट इज, या फिर मैं इजीली करूंगा, पहले इन दोनों को ले लो,
इन दोनों को लेके मैं क्या करूंगा, देखो मुझे लिखना पड़ रहा है क्योंकि मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, क्लियर है। अगर आपको बताना ना हो तो मैं डायरेक्ट कर दूंगा बिना कुछ लिखे, बिना पेन चलाए आप लोग कर सकते हैं। तो 12 इंटू 4 अपॉन 16, देखो दैट इज 3 टाइम्स, क्लियर। दिस इज 48 एंड दिस इज 3 टाइम्स 48, तो ये बन गया 3 और 6 की अगर हम बात करें तो यहां पर हमारे पास क्या बन गया, ये हो गया 3 माइक्रोफराड और ये हो गया 6 माइक्रोफराड। तो 3 और 6 की जब हम बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे डायरेक्ट, दिस इज प्रोडक्ट अपॉन सम, मैं सीधे 18/9 कहने वाला हूं, तो प्रोडक्ट करना है हमें 18/9, दिस इज 2। और इस चीज के लिए आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं रहेगी। एक बार दिमाग में आ गया, कोई भी दो लेके आपको इजी लगता है आप कर सकते हैं। दिस इज 2 माइक्रोफराड। अगर 12 और 6 लेते तो भी हो जाता, 6 और 4 लेते तो भी हो जाता। कोई भी दो को एक बार पहले लेके सिंगल बना लो एंड देन उसके बाद उसको थर्ड वन के साथ कॉम्प्रोमाइज कर दो, यहाँ पर पूरी चीजें हो जाती हैं। क्लियर है, ये था सीरीज कॉम्बिनेशन। अभी इन पे डिटेल में क्वेश्चन करेंगे, उसका पूरा एक वीडियो बनाऊंगा मैं, ताकि आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन बहुत ही आसान होता है वैसे अगर देखा जाए। नोट अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर जगह पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा तीनों में, मतलब यहाँ पर तो 3 दिखाए गए हैं, अदरवाइज 3 की जगह 4, 5, 6 कितने भी हो जाएं तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगा। ध्यान रखना, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगा। एंड चार्ज कैन बी डिफरेंट, यहां पर चार्ज डिफरेंट होता है। तो सीरीज में ध्यान रखना, सीरीज में चार्ज सेम रहता है हर कैपेसिटर पे और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है हर कैपेसिटर पे। जैसे आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते आए होंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में सीरीज में करंट सेम रहता है और पैरेलल में वोल्टेज। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर सीरीज में यहां पर क्या होता है, यहां पर वोल्टेज सेम होता है पैरेलल में और डिफरेंट होता है चार्ज पैरेलल में। तो वहां पर चार्ज और वोल्टेज सीरीज में मैं कंपेयर कर देता हूं, आपको इजी रहेगा। सीरीज में तो यहां पर मैं लिखता हूं C और यहां पर मैं लिखता हूं R, Q सेम, यहां पर I सेम। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बट ये चीज़ें आपको रिलेट कर देता हूँ क्योंकि ये आपने 10th क्लास में पढ़ा है। और पैरेलल में मैं लिखता हूँ V सेम एंड V सेम। तो मैं चाहता हूँ आप लोग चीज़ों को रिलेट करना सीखें फिजिक्स में, ना कि उन्हें याद करना। तो रिलेट करने लगेंगे तो ये चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगी। तो ये चीज़ दिमाग में रखना, ये रखना है आपको, ठीक है। अब इसकी बात हम करते हैं अगर, तो यहाँ पर चार्जेस तीनों के अलग अलग होंगे, वोल्टेज सेम होगा। तो अगेन यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो Q इज इक्वल टू, यहां से अगर टोटल चार्ज Q निकला था मान लो, तो वो Q सिंगल कैपेसिटर होता तो इसी पे आ जाता, लेकिन यहां पर Q निकला तो इस यहां से Q जो हुआ वो डिवाइड हुआ, इधर गया Q1, इधर गया Q2 और इधर गया Q3। जब ये डिवीजन हुआ तो यहां पर तीनों चार्ज जब हम लोग मिलाएंगे तो दिस विल बी Q। दैट इज मेन कॉन्सेप्ट, दैट इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज Q। तो Q को मैं लिख सकता हूं CV। देखो अगर इसका इक्विवेलेंट C है तो मैं लिख सकता हूं C इंटू V इज Q इक्विवेलेंट के लिए, और Q1 C1 इंटू V, V सेम था सब में, ध्यान रखना, C1 इंटू V, C2 इंटू V एंड C3 इंटू V। देन C जो होगा, देन V कैंसिल आउट एंड C जो होगा वो C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में यहाँ पर तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ पर तो सीधा सीधा ऐड होना है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें 2, 4, 6 ये सब माइक्रोफराड में है, मान लो माइक्रोफराड में लेता हूँ मैं इसको, एंड दिस इज माइक्रोफराड। तो इस तरीके से अगर देखूँ 2, 4, 6 अगर मैं करूँगा तो दिस इज 12 माइक्रोफराड इसका हो जाएगा। डन। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मिलूंगा कुछ क्वेश्चंस के साथ। ये लेक्चर देख लिया आपने, आपको चीज़ें बेसिकली क्लियर हो गई कि क्या क्या हो कैपेसिटर होता है, उसका किस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाते हैं। बट आपको पता है फिजिक्स में पढ़ना अलग और अप्लाई करना अलग होता है, तो ये दोनों चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं। तो फाइनली अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस के साथ, जिसमें मैं सीरीज और पैरेलल के अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगा और उसको डिटेल में क्लियर करेंगे। उसके बाद आपको सीरीज और पैरेलल का कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।